हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मौके पर फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हमारे चीफ गेस्ट होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हर साल इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के मौके पर किसी न किसी देश के लीडर को एज ए चीफ गेस्ट आमंत्रित किया जाता है। इस बार फ्रेंच के प्रेसिडेंट को आमंत्रित किया गया है। भारत और फ्रांस के काफ़ी पुराने रिश्ते हैं और अभी इन दोनों के मध्य रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं। दोनों के मध्य स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है और साथ ही साथ बात करें तो भारत और फ्रांस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभी 25 साल पूरे हो गए हैं। तो ये 25वीं एनिवर्सरी भी है। 25th एनिवर्सरी भी इसी साल है। फ्रांस द्वारा अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को फ्रांस में सम्मानित भी किया गया था। कुछ महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री जी फ्रांस में गए थे, तो फ्रांस द्वारा उनको वहाँ पर सम्मानित भी किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है नेशनल जियो साइंस डाटा रिपोजिटरी पोर्टल के बारे में। क्या आर्टिकल है हमारा नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल के बारे में। तो क्या है, इससे संबंधित हम देख लेते हैं। न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को लॉन्च किया गया है, इसलिए न्यूज़ में अब इस पोर्टल की बात करें तो इस पोर्टल के माध्यम से पूरे देश से संबंधित जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। इस पोर्टल से क्या मिलेगा? इस पोर्टल से पूरे देश में संबंधित जो जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन होती है वो प्राप्त होगी। अब ये जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? तो जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ अपन किसी लोकेशन की बात करते हैं या किसी सरफेस की बात करते हैं, किसी एरिया की बात करते हैं, तो उससे संबंधित पूरी जानकारी मिलती है। वहाँ पर क्या स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, वो लोकेशन कहाँ सिचुएटेड है, आसपास में क्या है, सब कुछ हमें जानकारी मिलते हैं। ये जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन कहलाती है। इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? इसे लॉन्च किया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बाइसेक इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बाइसेक इंडिया क्या है ये हम बाद में देखेंगे। पहले ही जान लिया हमने कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बाइसेक इंडिया द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इस पोर्टल को जो लॉन्च किया इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये इंडस्ट्री व इंस्टीट्यूट को आसानी से डेटा प्राप्त हो जाए इसके लिए काम करेगा। इसके बाद इस पोर्टल के माध्यम से इंडस्ट्रीज और इंस्टीट्यूट है उनको डेटा की जरूरत होती है, तो इस पोर्टल की हेल्प से इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट को ईजिली डेटा प्राप्त हो जाएगा। अब हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1851 में। कब स्थापित किया गया था? इसे स्थापित किया गया था 1851 में। और स्टार्टिंग में जब इसे स्थापित किया गया था तब ये काम करता था। देखो, ट्रेन के लिए हमें रेल चलाने के लिए तब हमें कोयले की जरूरत पड़ती थी, तब इलेक्ट्रिक ट्रेन थी नहीं, तो उसके लिए कोल की जरूरत पड़ती थी। तो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो कोल का डिपॉजिट कहाँ कहाँ है उसका पता लगाने का काम करता था। कौन सी जगह वहाँ पर कोल का डिपॉजिट है, तो वो कार्य इसके द्वारा किया जाता था। और इसकी संबंधित नोडल मिनिस्ट्री कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है? तो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसके अंतर्गत नोडल मिनिस्ट्री का काम करती है। ठीक है, चीज़ समझ में आ गई। अब जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये काम क्या करेगा? ये काम करेगा पहले तो जियो साइंटिफिक और इन्फॉर्मेशन जो होगी उसे देने का काम करेगा। जियो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देगा, साथ ही साथ जो मिनरल्स है उनका असेसमेंट भी करेगा। कौन कौन से मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसके असेसमेंट से संबंधित भी कार्य करेगा। हम बाइसेक इंडिया के बारे में भी जान लेते हैं। बाइसेक इंडिया की बात करें तो भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, फुल फॉर्म है बाइसेक की क्या है? भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये फुल फॉर्म है। इसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसे स्थापित किया गया था। इसे स्थापित कैसे किया गया था? तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये सोसाइटी की तरह कार्य करता है और इसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसे स्थापित किया गया था। ये चीज़ याद रखना, पूछ सकती है यूपीएससी कि ये किससे संबंधित है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, कौन सी एक्ट के तहत स्थापित है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत स्थापित किया गया था। मिनिस्ट्री की बात करें, हम बात करें विशाख की, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। और पहले जियोलॉजिकल सर्वे था वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत था, लेकिन भास्कराचार्य है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स माइटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। विशाख है ना, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट वो माइटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत इसे स्थापित किया गया था। 22 की बात, ये चीज़ याद रखना। और ये अभी करंटली बात करें तो करंटली ये स्टेट एजेंसी की तरह कार्य कर रहा है। वर्तमान में ये स्टेट एजेंसी की तरह कार्य कर रहा है और गुजरात की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट है गुजरात में,
गुजरात गवर्नमेंट के अंतर्गत एक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उसके तहत ये कार्यरत है। क्या काम करता है? ये काम करता है, पहले तो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, अभी हमने जाना है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी क्या होती है, जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन क्या होती है, अभी देखा था। तो जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन देने का कार्य करता है, साथ ही साथ ये डेटा ट्रांसफर करने का कार्य करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य करता है। ये सारे कार्य इसी के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल था इस पोर्टल से संबंधित। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल के बारे में। न्यूज़ में क्यों है? अभी रिसेंटली 42 ईयर 42 साल बाद में पुनः इसे एक बार अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। ये जो नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल है, इसको 42 साल बाद में एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश में देखा गया था। काफ़ी साल तक ये देखी ही नहीं गई थी, बट अभी इसे 42 साल बाद में देखा गया है, इसलिए न्यूज़ में। अब इसकी बात करें, नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल की बात करें तो ये आर्बोरियल स्क्वायरल है। आर्बोरियल स्क्वायरल क्या होती है? आर्बोरियल स्क्वायरल क्या होती है? तो आर्बोरियल जो बर्ड्स होते हैं या आर्बोरियल प्राणी की बात करें जो ट्री पर रहते हैं, उसे आर्बोरियल प्राणी कहा जाता है। जो ये नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल है, ये आर्बोरियल स्क्वायरल है, यानी ट्री पर रहती है। साथ ही साथ ये नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल का अर्थ क्या होता है? यानी कि रात्रि में एक्टिव रहती है। नॉक्टर्नल का अर्थ होता है रात्रि में एक्टिव रहने वाले प्राणी। तो ये जो नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल है, ये रात्रि में एक्टिव रहती है, नाइट में ये काम करती है। ठीक है, नाइट के टाइम में ये एक्टिव रहती है, उल्लू की तरह। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश की एकमात्र एंडेमिक स्क्वायरल है। एकमात्र नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में और भी कई एंडेमिक स्पीसीज है, बट ये अरुणाचल प्रदेश की एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक, ये देखो वर्ड याद रखना, ऐसे यूपीएससी पूछ ले कि नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल, क्या ये अरुणाचल प्रदेश की एंडेमिक स्क्वायरल है? जी हाँ, ये अरुणाचल प्रदेश की एंडेमिक स्क्वायरल है। अब एंडेमिक का मतलब क्या होता है? स्थानिक, यानी वहीं पर पाई जाती है, स्थानिक स्क्वायरल है। चीज समझ में आ गई? अब फ्लाइंग देख के आप ये कन्फ्यूज, यूपीएससी अगर ऐसे बना के पूछ ले आपको ट्रैप करने के लिए कि नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल, क्या ये फ्लाई मतलब उड़ सकती है? फ्लाइंग का मतलब देख के आप कन्फ्यूज हो जाओगी कि फ्लाइंग मतलब उड़ सकती है, बट ये उड़ नहीं सकती है। ये उड़ नहीं सकती, फ्लाइंग नाम है बट ये उड़ नहीं सकती, ये ग्लाइड करती है। ऐसे चलने का तरीका इसका ऐसा होता है कि लगेगी उड़ रही, बट ये उड़ नहीं सकती है। ठीक है, अब इसके बारे में ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि 42 साल बाद में देखी गई तो कहाँ इन्फॉर्मेशन होगी, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। IUCN की बात करें, ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड लिस्ट में है। IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, याद रखना। IUCN की कौन सी कैटेगरी में है? नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल IUCN की इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, सॉरी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में, IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। चीज़ याद रखना, नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल IUCN की क्रिटिकल इंडेंजर्ड सूची में है। ठीक है, ये हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस मतलब क्या होता है? ये फ्रूट्स है, नट्स है, सीड्स है, ये सब खा के अपना लाइफ वो जीवन यापन करती है। मतलब मांस, मीट मछली नहीं खाती है, ये फ्रूट्स नट्स वगैरह खाती है। ये हर्बीवोरस है। खतरा इसे थ्रेट किस चीज़ों का है? तो इसका हैबिटेट वो लॉस हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इनका जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है, इसलिए इसको खतरा बढ़ रहा है, इसीलिए वजह से ये इसकी प्रजाति कम होती जा रही है। अब हम नामदफा नेशनल पार्क की बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नामदफा नेशनल पार्क की आप लोकेशन देख लो, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, और ये देखो ये म्यांमार का बॉर्डर है, ये इंडिया का बॉर्डर है, ये यहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये नामदफा नेशनल पार्क है, वो अरुणाचल प्रदेश में इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। साथ ही साथ बात करें, ये ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी है ना, ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी में लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसमें जो अरुणाचल प्रदेश का ये नामदफा है ना, ये ईस्टर्न हिमालय का सबसे लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है। प्रोटेक्टेड एरिया का मतलब समझते होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, ये सारे प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये नामदफा नेशनल पार्क है, ये ईस्टर्न हिमालय का सबसे लार्जेस्ट है, वो प्रोटेक्टेड एरिया है, इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर पर स्थित है, ये हमने देख लिया। यहाँ पे फोना की बात करें, कौन कौन से फोना पाए जाते हैं, तो बात करें तो ये एकमात्र वर्ल्ड का एकमात्र नेशनल पार्क है, वर्ल्ड का एकमात्र नेशनल पार्क है जहां एक साथ लेजर कैट बिल्ली प्रजाति की जो लेजर कैट की 4 प्रजातियां एक साथ पाई जाती है। ये चीज याद रखना, एक साथ वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां लेजर कैट जो बिल्ली प्रजाति है ना, उसकी एक साथ 4 प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। कौन कौन सी लेजर कैट की 4 प्रजातियां यहाँ पर एक साथ पाई जाती है? टाइगर है, लियोपर्ड है, स्नो लियोपर्ड है और क्लाउडेड लियोपर्ड। ठीक है, चीज़ याद रखना, ये वर्ल्ड का एकमात्र नेशनल पार्क है जहां लेजर कैट की 4 प्रजाति एक साथ पाई जाती है। कौन कौन सी 4 प्रजाति एक साथ पाई जाती है? टाइगर, लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड और क्लाउडेड लियोपर्ड, ये 4 प्रजाति यहीं पर एक साथ पाई जाती है। अब हम बात करते हैं नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल की। ठीक है,
ये भी यहीं पर पाई जाती है। इसके अलावा कौन कौन से फौना पाई जाती है ये जान लेते हैं। तो नामदफा फ्लाइंग स्क्वायरल ये तो पाई जाती है जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, और एशियन एलिफेंट है वो भी यहीं पाए जाते हैं। यही मतलब यहाँ पर पाए जाते हैं, इसके अलावा भी बहुत जगह पाए जाते हैं बट यहीं पर भी पाए जाते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो अलग अलग प्रकार का यहाँ पर क्लाइमेटिक रीजन है। और फ्लोरा की बात करें तो पीनस मर्कुसी, मिस्मिटा, एविस और ब्लू गोडा, ये इस प्रकार की यहाँ पर स्पीसीज यानी फ्लोरा की स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती है। चीज़ें समझ में आ रही है आपको। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन के बारे में। R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन न्यूज़ में क्यों है? WHO की प्री क्वालिफाइड वैक्सीन की लिस्ट में R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन है उसको शामिल कर दिया गया है। क्या है? WHO ने अभी WHO की लिस्ट होती है प्री क्वालिफाइड वैक्सीन की, इसमें R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया जो वैक्सीन है उसको भी शामिल कर दिया गया है। ये बात तो आपको समझ में आ गई, इसलिए न्यूज़ में। और मलेरिया के लिए ये सेकंड वैक्सीन है। मलेरिया के लिए इससे पहले भी एक वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है जिसका नाम है RTS-S1SOS या इसे मोजिक्विरोन वैक्सीन भी कहा जाता है। जो अभी है R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन है, ये मलेरिया के लिए सेकंड वैक्सीन है। मलेरिया के लिए इससे पहले ऑलरेडी एक वैक्सीन अवेलेबल है जिसका नाम है RTS-SASO1 या आप इसे मोजिक्विरोक्स वैक्सीन भी कहा जाता है। ठीक है, चीज़ समझ में आ गई। तो इसके लिए मलेरिया के लिए कौन कौन सी वैक्सीन है? एक तो अभी R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन है और दूसरी है मोजिक्यूरक्स। इसका प्रोनाउंस थोड़ा टफ है बस आप इसे ऐसे याद रखते हो, RTS इसे याद रख सकते हो, या फिर मोजिक्यूरक्स वैक्सीन। मोजिक्यूरक्स वैक्सीन किससे संबंधित है? तो मोजिक्यूरक्स वैक्सीन है वो मलेरिया से संबंधित है। मलेरिया के लिए और कौन सी वैक्सीन है तो वो है R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन। अभी दो वैक्सीन है और इसे भी प्री क्वालिफाइड WHO की एक प्री क्वालिफाइड वैक्सीन लिस्ट होती है, उसमें R21 को भी शामिल कर दिया गया है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अब जान लेते हैं इसको किसने बनाया है, इसका डेवलप किसने किया है। तो इसे डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, और साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हेल्प करी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। UPSC कभी कभार पूछ सकता है क्योंकि अब अभी जो कोरोना हुआ था तो कोरोना में बहुत सारी वैक्सीन हुई थी डेवलप, तो ये पूछा गया था उससे संबंधित क्वेश्चन। तो आप ये याद रखना कि इसे डेवलप किसके के द्वारा किया गया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और हेल्प की है इसकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। इसलिए हमारे लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक इंडिया की फर्म द्वारा इसे बनाया गया है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड वैक्सीन भी बनाई थी। यूज ज़्यादातर इसका यूज है वो बच्चों के लिए होता है। अगर बच्चों में मलेरिया है तो उसके लिए ज़्यादा इसका यूज़ होता है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसकी हेल्प से 75% है वो मलेरिया के केसों में कमी आ जाएगी। अब हम मलेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट द्वारा फैलता है। कौन सा किसके द्वारा मलेरिया फैलता है? तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है उसके द्वारा मलेरिया फैलता है। और इसका ट्रांसमिटर यानी वाहक कौन सा है? देखो रेस्पॉन्सिबल तो है वो है प्लाज्मोडियम पैरासाइट, बट इसे फैलाने का काम कौन करता है? किसके द्वारा ये फैलता है? तो फैलाने का काम करता है मादा एनाप्लिस मॉस्किटो, फीमेल एनाप्लिस मॉस्किटो यानी मादा एनाप्लिस जो मच्छर होता है उसके द्वारा ये फैलता है। फैलाना मीन्स ट्रांसमिट करने वाला अलग है और रेस्पॉन्सिबल अलग है। जैसे गाड़ी लेके जा रही है ये तो ट्रांसमिटर हो गया है, पर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? इंजन है, डीजल है, ड्राइवर है, तो वो अलग है। तो यहाँ पर है ना जो ट्रांसमीटर है वो तो मादा एनाप्लिस मच्छर है, बट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है। चीज़ समझ में आ गई। अब इसकी वैसे तो इसकी जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है इसकी 5 प्रजातियाँ है, बट जो ह्यूमन के लिए है ना उसकी 2 प्रजातियाँ हैं, 2 स्पीसीज वो ह्यूमन के लिए डेंजर है, यानी मलेरिया का कोज है, मानवों में मलेरिया का कोज है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट की 2 प्रजातियाँ। तो कौन कौन सी 2 प्रजातियाँ हैं प्लाज्मोडियम की जो मानवों के लिए मलेरिया का फैलाने का काम करती है? तो ये पहली तो प्रजाति है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, दूसरी है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। हम पहले भी कुछ दिन पहले पढ़ चुके हैं इसको, तो फिर से एक बार नाम याद रखना कि मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, बट इसे ट्रांसमिट करने का काम करती है वो मादा एनाप्लिस मच्छर करती है। वैसे तो इसकी 5 प्रजातियाँ हैं, बट ह्यूमन के लिए 2 प्रजाति है वो खतरे में है। मतलब मानव के लिए मलेरिया है कि 2 प्रजाति है उससे मानव को मलेरिया होता है। तो कौन कौन सी 2 प्रजातियाँ? एक तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, दूसरी है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। नाम याद रखना प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम नाम याद रखना। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम किससे संबंधित है? तो वो मलेरिया से संबंधित है। दूसरी है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है, जो मानव को इन्फेक्ट करती। अब मलेरिया है वो कंटीजिनस बीमारी नहीं है, नॉन कंटीजिनस है, यानी कि संक्रामक नहीं है। ये चीज़ कन्फ्यूज कर सकती है। आप ज़्यादातर यही टिक करोगे कि मलेरिया है वो कंटीजिनस बीमारी है, यानी कि
मलेरिया सांस, अगर कोई व्यक्ति है उसके सांस के ब्रीथ के टच में आएगा तो उसको मलेरिया हो जाएगा। बट मलेरिया है वो नॉन कंटीजियस है, यानी असंक्रामक है। इंसान को अगर दूसरा इंसान टच में आए तो नहीं फैलती है। बट वैसे तो डायरेक्ट टच में आने पर नहीं फैलती है, बट अगर ऑर्गन डोनेट की जाए तो वो फैल सकती है, ब्लड डोनेट किया जाए तो वो फैल सकती है। साथ ही साथ अगर कोई सिरिंज है, जैसे एक पर्सन को सिरिंज लगा दी और वही सेम सिरिंज दूसरे व्यक्ति को लगा दी जाएगी तो वो फैल सकती है। वैसे ही नहीं फैल सकती, जैसे सांस है, अभी वो खांसी वगैरह है तो वैसे नहीं फैलती है। बट अगर सिरिंज वगैरह है, ऑर्गन वगैरह है तो फैल सकती है। तो ये नॉन कंटीजियस है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि मलेरिया वो कंटीजियस बीमारी, तो नहीं, मलेरिया नॉन कंटीजियस बीमारी है। ठीक है, कैसे फैलती है हमने जान लिया है। अब इसका प्रिवेंट कर सकते हैं, केयर भी कर सकते हैं, मतलब इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है। हमने जान ही लिया 2 वैक्सीन है, R21 मैट्रिक्स और है मोजीक्यूरक्स। 2 वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल है, इसलिए यानी कि इसका प्रिवेंट भी पॉसिबल है और केयर भी पॉसिबल है। और अभी बात करें तो 6 लाख लोग हैं वो मलेरिया की वजह से जान जा चुकी है। इतना बड़ा मलेरिया है, वो डेथ का कोज है। तो ये पूरा मलेरिया वैक्सीन से संबंधित था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। क्या पॉइंट आउट किया है IMF ने कहा है कि जो भारत पर है वो डेब्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब भारत का जो कर्जा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले ये पॉइंट आउट किया है। दूसरा IMF ने कहा है कि जो भारत की सेंट्रल बैंक है यानी RBI है, वो इंडियन करेंसी को लगातार मैनेज कर रही है और इसे रेगुलेट करने का काम कर रही है। इस प्रकार का IMF का कहना है। तो अब IMF क्या कहना चाहती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले हम IMF के बारे में बात कर लेते हैं, बाद में ये सब जानेंगे IMF ने क्या क्या कहा है। IMF की बात करें तो IMF की स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश इसे किया गया था 1944 में, 1944 में इसे स्थापित किया गया था। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी UN की, उसमें इसे स्थापित किया था। इसके साथ साथ में वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना की गई थी। इसीलिए तो वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रिटेन या ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों की स्थापना साथ साथ में हुई थी। क्यों स्थापित किया गया था IMF को, क्या रीज़न था? तो पहले तो इसे जो रीज़न था या एम था उसका स्थापित करने का, एक तो स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ाना, साथ ही साथ वर्ल्ड लेवल पर स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। और इसके मेंबर की बात करें तो इसमें 190 मेंबर हैं, 190 इसके मेंबर हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। ये चीज़ें रट लेना आप, 190 मेंबर है। इंडिया ऑलरेडी इसका मेंबर है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। कब स्थापित की गई थी? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा 1944 में स्थापित किया गया था। रोल क्या है? रोल एक तो पॉलिसी एडवाइस देने का काम करती है। किसी भी देश में कुछ दिक्कतें चल रही है तो पॉलिसी की एडवाइस इस प्रकार की आप पॉलिसी चलाओ। भारत को भी दी थी 1990 में। फाइनेंशियली हेल्प भी करती है, असिस्टेंट देती कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में, जैसे पाकिस्तान श्रीलंका को भी फाइनेंशियली हेल्प दिया। साथ साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग करने का भी काम करती है। कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करती है? कोई देश है वो अगर तंग सिचुएशन से गुजर रहा है पाकिस्तान की तरह, तो उसे कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम करती है। साथ ही साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपने ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बारे में सुना होता, भारत में 1999 में आया था, 1990 में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है तो वहाँ पर भी हेल्प करने का काम करती है। अब हम जान लेते हैं कि IMF ने कहा क्या है। अभी IMF ने ये कहा है कि जो भारतीय करेंसी है ना, उसे RBI मैनेज कर रही है। तो इसके क्या तात्पर्य है? तो देखो, एक्सचेंज रेट होता है किसी भी करेंसी का, दूसरे देश की करेंसी के साथ में एक्सचेंज रेट होता है। तो ये एक्सचेंज रेट कैसे होता है? हम एग्जाम्पल लेते हैं डॉलर के साथ में। अभी डॉलर है, इधर मानते हैं रुपीज़ है। अब ये एक्सचेंज रेट होता है, नॉर्मली मार्केट रेट पे होता है, यानी कि रुपी है, उसकी डॉलर के सामने क्या कीमत होगी वो तय करेगा मार्केट फोर्स। यानी अगर डॉलर की डिमांड है वो ज़्यादा हुई, $1 की डिमांड ज़्यादा हुई और रुपये की डिमांड कम हुई, तो डॉलर की डिमांड ज़्यादा है। अगर डॉलर की डिमांड ज़्यादा हुई तो डॉलर की कीमतें बढ़ेगी। क्योंकि देखो, कोई एप्पल लेने जाओ आप, एक एप्पल है, उसे खरीदार 10 जने हैं और एप्पल एक ही है, तो वो दुकानदार क्या करेगा? एप्पल के प्राइस बढ़ा देगा। तो वैसे वैसे डॉलर की डिमांड ज़्यादा है और ख़रीदार कम है, यही डॉलर की डिमांड ज़्यादा है और डॉलर कम है, तो डॉलर की प्राइस बढ़ जाएगी। डॉलर की प्राइस बढ़ेगी तो रुपये की प्राइस घटेगी। चीज़ें समझ में आ रही? डॉलर की प्राइस बढ़ी, रुपये की प्राइस घटेगी, रुपये की प्राइस घटेगी, इसका मतलब है रुपये वीक होगा, डॉलर मजबूत होगा। और डॉलर स्ट्रॉन्ग, रुपये वीक, तो इसका मतलब क्या? इसका हेल्प किसे मिलेगा? अगर रुपये वीक है, डॉलर स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे जो एक्सपोर्टर है वो हैप्पी हो जाएंगे। एक्सपोर्टर कैसे हैप्पी होंगे? रुपये वीक, डॉलर स्ट्रॉन्ग, तो एक्सपोर्टर है वो, जैसे कि चाइना से किसी व्यक्ति को बाहर से कुछ मंगवाना है, वो ₹1 का 3 चीज़ें आ रही है। जैसे कि मोबाइल मंगवाना है, वो आ रहा है 8,000 का, और वही चाइना को USA मोबाइल मिल रहा है 10,000 का, तो वो भारत से ही मंगवाएगा। तो अगर एक्सपोर्ट है, मतलब रुपये वीक है, मतलब डॉलर स्ट्रॉन्ग है,
तो $1 में तो 70 रुपये आएंगे, ज़्यादा रुपये आएंगे, तो ज़्यादा रुपये आएंगे तो एक्सपोर्टर को हेल्प हो जाएगी, तो चीज़ें एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी। अब यही उल्टा कर दो, डॉलर वीक हो गया, डॉलर की डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा है, तो रुपी स्ट्रांग हो गया, रुपी स्ट्रांग हो गया तो इंपोर्टर को हेल्प मिलेगी। इंपोर्टर को कैसे होगी, हमें पहले देने थे $1 के बदले 70 रुपये देने थे, $1 के बदले 70 रुपये देने थे, तो हम बाहर से मतलब हमारी चीज़ें ज़्यादा बेच सकते थे और बाहर से चीज़ें कम मंगवा सकते थे, क्योंकि हमें $1 के बदले 70 रुपये देने पड़ रहे, हमें ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। अब क्या हो गया, $1 के बदले हम देने पड़ रहे हैं 60 रुपये, यानी कि डॉलर सस्ता हो गया है। अब हम 60 रुपये की चीज़ें मंगवा सकते हैं, पहले हम 70 रुपये लगते, 10 रुपये एक्स्ट्रा लगते थे, इसलिए अब हम ज़्यादा चीज़ें मंगवा सकते हैं। तो जब डॉलर वीक होगा तो इंपोर्टर हैप्पी होंगे और डॉलर स्ट्रांग होगा तो एक्सपोर्टर हैप्पी होंगे। डॉलर स्ट्रांग तो रूपी वीक और डॉलर वीक तो रूपी स्ट्रांग। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब ये किस प्रकार से होता है, वैसे तो ये मार्केट रेट का हमने बता दिया कि मार्केट जब डिपेंड करता है तब इस प्रकार से होता है, बट ये जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होती है वो अलग अलग तरीके से तय होती है। पहली होती है मार्केट एक्सचेंज रेट, तो इसी मार्केट एक्सचेंज रेट कहते हैं या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है, ये ना तो गवर्नमेंट के द्वारा तय की जाती है, ये ओनली मार्केट फोर्स पे होती है। मार्केट में डॉलर की डिमांड ज़्यादा है या कि रुपये की डिमांड ज़्यादा है, उस बेस पे तय होगा कि रुपये और डॉलर के बीच में क्या प्राइस चलेगा, रुपये वीक होगा या डॉलर वीक होगा या डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, ये सारा मार्केट फोर्स ही डिपेंड करेगा मार्केट में किस प्रकार का चल रहा है। दूसरा होता है फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि गवर्नमेंट होती है वो बोल देती है, पहले से तय कर देती है कि $1 बराबर इतने रुपए होंगे। जैसे भारत सरकार ने बोल दिया $1 बराबर 50 रुपये होंगे, मार्केट में कुछ भी हो $1 के बदले में आपको 50 रुपये ही मिलेंगे, फिक्स एक्सचेंज रेट कहा जाएगा। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्स पे, फिक्स एक्सचेंज रेट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाए। तीसरा है मैनेज या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात करें, इसे डर्टी एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें देखो ना तो पूरी तरह से मार्केट पे डिपेंडेंट होता है, मार्केट रेट भी तय करती है, बट जरूरत पड़ने पर इसमें सेंट्रल बैंक भी इंटरफेयर करती है। अगर करेंसी है उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, कभी करेंसी के दाम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, करेंसी कब हो रही है, कभी रुपया स्ट्रांग हो रहा है, कभी रुपया वीक हो रहा है, इस प्रकार से चल रहा है ना। करेंसी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तब ये सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करेगी और इसे मैनेज करने का काम करेगी। इसे मैनेज फ्लोटिंग रेट भी कहा जाता है। फ्लोटिंग रेट मार्केट बेस पे है, फिक्स्ड रेट गवर्नमेंट तय करती है और मैनेज फ्लोटिंग रेट है वो सेंट्रल बैंक तय करती है। ज़्यादातर ये मैनेज फ्लोटिंग रेट भी चलता है, ज़्यादातर ये सेंट्रल बैंक जरूरत पड़ने पर इंटरफेयर करती है। ये समझ में आ गया। और एक्सचेंज रेट क्या होती है, एक देश की करेंसी की दूसरे देश की करेंसी के सामने क्या वैल्यू होगी, ये एक्सचेंज रेट है। भारत के रुपये की डॉलर के सामने क्या वैल्यू होती, इसे एक्सचेंज रेट कहा जाएगा। तो ये IMF ने क्या क्या आपको समझ में आ गया। IMF यही कहना चाहता था कि जो भारत की सेंट्रल बैंक है वो अभी रुपये को ज़्यादा तरीके से मैनेज करने का काम कर रही है। अगर रुपये की प्राइस बढ़ रही है तो एक्सेसिवली मैनेज कर रही है ताकि रुपये को स्थिर रखा जाए, इस प्रकार का इंटरफेयर करने का काम कर रही है, ये IMF का कहना था। चीज़ समझ में आ गई, ये आपने इकोनॉमी में पढ़ाई होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में। साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 के बारे में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। हाल ही में साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 को 24 लैंग्वेज में आयोजित करने की घोषणा की गई है। अब इसके बारे में, ये तो न्यूज़ में था, साहित्य अकादमी अवार्ड को 24 लैंग्वेज में घोषित करने की आयोजित करने की घोषणा की गई है। इसके बारे में बात करें, इस बार 9 बुक्स है उसको अवार्ड दिया जाएगा, 6 नॉवल को अवार्ड दिया जाएगा, साथ ही 5 शॉर्ट स्टोरी है उसको दिया जाएगा, 3 ऐसे उससे संबंधित अवार्ड दिया जाएगा। मतलब 9 बुक्स, 6 नॉवेल्स, 5 शॉर्ट स्टोरी, 3 ऐसे है, उनको अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड कैसे दिया जाएगा, जूरी मेंबर होता है, जूरी मेंबर को जो प्रेसिडेंट होंगी अकादमी की वो सिफारिश करेंगे किनको अवार्ड देना है, तो वो सिफारिश के आधार पर अवार्ड देने का काम करेंगे। साहित्य के बारे में बात करें, साहित्य अकादमी के बारे में बात करें, इसकी स्थापना की गई थी 1954 में, इसकी स्थापना की गई थी। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी स्वायत्त बॉडी है, और आती है कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो ये कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। 1954 में स्थापना की गई थी, ऑटोनोमस बॉडी है, कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है। और काम क्या करती है, तो काम करती है भारतीय लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में लिटरेचर को प्रमोट करने का कार्य करती है। इसके लिए ये डेडिकेटेड है, इंडियन लैंग्वेज में लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए डेडिकेटेड है। ये एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो 24 लैंग्वेज में, 24 इंडियन लैंग्वेज में लिटरेरी मतलब साहित्य संबंधित जो काम करता है उसे प्रमोट करने का कार्य करती है। एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो 24 भारतीय भाषाओं में जो साहित्य से संबंधित काम करता है उसे प्रमोट करने का कार्य करती है। इसे रजिस्टर किया गया था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, इसे रजिस्टर किया गया था। कौन से एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया था इसको, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसे रजिस्टर किया गया था। मतलब ये एक सोसाइटी की तरह कार्य करती है, ठीक है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसे रजिस्टर किया गया था
इसलिए ये एक सोसाइटी रजिस्टर की तरह कार्य करती है, यानी सोसाइटी की तरह कार्य करती है। समझ में आ गई? काम क्या करती है? एक तो सोसाइटी जो हमारे जो लिटरेचर है उससे संबंधित स्टैंडर्ड सेट करती है, हमारे लिटरेचर में किस प्रकार का स्टैंडर्ड होना चाहिए, साथ ही साथ ये कल्चरल है, यूनिटी है, उसे प्रमोट करने का भी कार्य करती है। अब ये पहली बार इसका अवार्ड कब दिया गया था? तो 1955 में पहली बार अवार्ड दिया गया था साहित्य अकादमी का। इसमें क्या क्या दिया जाता है? शॉल दी जाती है, कॉपर की प्लैंक होती है ना, वो शील्ड होती है, वो दी जाती है, 1 लाख रुपीज़ भी दिए जाते हैं। जो अवार्ड जीतता है उनको ये सब चीज़ें दी जाती है। 24 लैंग्वेज में साहित्य के लिए जो काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, और एक भाषा सम्मान अवार्ड दिया जाता है अगर जो लैंग्वेज है उसके क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करता है। यानी कोई देखो वैसे तो साहित्य के क्षेत्र में कर रहा है, बट कुछ साहित्य में न करके किसी लैंग्वेज में काम कर लिया तो उनको भी ये भाषा सम्मान अवार्ड दिया जाता है, जो कि साहित्य अकादमी द्वारा ही दिया जाता है। अभी की बात करें तो 24 लैंग्वेज में किया जाता है, अवार्ड दिया जाएगा। इसमें 22 लैंग्वेज तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो लैंग्वेज है, 2 लैंग्वेज है, एक इंग्लिश और राजस्थानी, ये दोनों भी साथ में ऐड की गई है। तो 24 लैंग्वेज में ये अवार्ड दिया जाएगा। तो आज की पूरी डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।